नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली के टॉप न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं को स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बाढ़ चलाने का जो आरोप लगाया था और जो ट्वीट किया था, उसको डिलीट करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस के नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया। इस मानहानि मुकदमे में कथित तौर पर उनके और उनकी बेटी के विरुद्ध निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक के हर्जाने की मांग की गई। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करन की पीठ ने कांग्रेस के 3 नेताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली स्मृति ईरानी के विरुद्ध लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से ट्वीट, रिट्वीट, पोस्ट, वीडियो, फोटो हटाने का निर्देश जारी किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर प्रतिवादी 24 घंटे के भीतर उसके निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब सामग्री को हटा सकते हैं स्वतंत्र रूप से। स्मृति ईरानी की यह कार्रवाई कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि उनकी 18 वर्षीय बेटी जोइस ईरानी ने गोवा में अवैध रूप से एक बाढ़ चलाया और इस पर मंत्री पर निशाना साधा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की गई थी। इस पर स्मृति ईरानी ने सारे पक्ष प्रस्तुत किए, सबूत प्रस्तुत किए थे और स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी के वकील ने भी कहा था कि हमारी क्लाइंट सिर्फ वहां पर इंटर्न थी, उनके नाम पर कोई होटल आदि नहीं। आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी बेटी पर ये आरोप लगाया था और जिसे स्मृति ईरानी और उनकी बेटी ने साफ साफ खारिज किया और स्मृति ईरानी ने आक्रामक होते हुए कहा था कि मेरी बेटी 18 साल की है, जो राजनीति नहीं करती, एक कॉलेज की छात्रा है, वो बार नहीं चलाती। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूँ, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। और उन्होंने कहा कि चूंकि उसकी मां ने राहुल गांधी को अमेठी में हराया है, इसलिए हमारी बेटी को टारगेट किया जा रहा है। स्मृति ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने एक आरटीआई का उल्लेख किया, जिस आरटीआई के आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं, उस आरटीआई में कहीं भी मेरी बेटी का नाम तक नहीं है। तो ये पूरा मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने आज कांग्रेस के नेताओं को अच्छी से नसीहत दे दी। दूसरी खबर बंगाल से है। बंगाल में अर्पिता मुखर्जी का मकान शौचालय जिस तरह से नोट उगल रहे हैं, ईडी आश्चर्यचकित है। ईडी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 3 कंपनियों की जांच अब करने जा रही है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी ने राज्य सरकार से बर्खास्त और गिरफ्तार पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 3 कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी को संदेह है कि पार्थ के साथ जुड़ने के बाद अर्पिता को इन कंपनियों का निदेशक नियुक्त किया गया था। इन सभी कंपनी के निदेशक और बिजनेस पार्टनर पार्थ चटर्जी के करीबी कल्याण धर हैं। देश में इस वक्त के सबसे चर्चित घोटाले बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी से लिंक के आरोप में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। ये 3 कंपनियां जो है वो अर्पिता उसमें किस तरह की भूमिका में है, इसकी जांच ईडी करेगी और हो सकता है अर्पिता और गहरे इसमें फंस जाए। ईडी को शक है कि अर्पिता को इन तीनों कंपनियों का निदेशक सिर्फ बनाया गया है और ये पार्थ ने बनवाया है। अर्पिता के घर से छापेमारी के बाद 55 करोड़ से अधिक कैश, सोने, जेवरात आदि बरामद हुए हैं। ईडी का अनुमान है कि 100 करोड़ की संपत्ति करीब करीब मिल सकती है। अर्पिता ईडी अधिकारियों के समक्ष ये स्वीकार कर चुकी है कि उसके घर से बरामद कैश पार्थ चटर्जी का है, जबकि पार्थ इस मामले में किसी साजिश का अंदेशा जता रहे हैं और खुद को बीमार बताते हुए अस्पताल में भी एडमिट हुए थे। अस्पताल ने कहा फिट तो है, क्यों चला आया यह। तो इधर ममता बनर्जी जो पहले पार्थ का बचाव कर रही थी, अब उसमें स्वयं के लपेटे जाने के बाद उन्होंने पार्थ का इस्तीफा ले लिया, उसको मंत्री पद से हटा दिया और
फिर उसमें ममता बनर्जी ने अपने आप को साफ बताने का प्रयास किया। ये जो 3 कंपनियों की जांच होने जा रही है, उसमें अर्पिता को पहली कंपनी में 21 मार्च 2011 को जो है इसमें नियुक्त किया गया था और ये जो है विभिन्न सामानों के थोक कारोबार से जुड़ी हुई ये कंपनी दिखाई गई है और इसमें 1 जुलाई 2021 को कंपनी का निदेशक अर्पिता के साथ कल्याण धर को भी बनाया गया था। दूसरी कंपनी 9 नवंबर 2011 को अर्पिता को फॉर्म सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। पहली कंपनी का नाम है फॉर्म सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी का नाम है फॉर्म सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। दिलचस्प बात है कि इस फॉर्म को 2001 में 1 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी के साथ शामिल किया गया था। हालांकि 2011 में अर्पिता के निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद इसमें भी कल्याण धर को 2018 में निदेशक बनाया गया। अभी तक इस फॉर्म में केवल 2 ही निदेशक हैं, अर्पिता और कल्याण धर, और ये जो है मशीनरी आदि के निर्माण से जुड़ा हुआ बताया गया है। तीसरी कंपनी 19 अक्टूबर 2014 को अर्पिता HA इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। इसमें भी निदेशक अर्पिता ही है। दिलचस्प बात है कि इस कंपनी के दूसरे निदेशक भी कल्याण धर हैं और उन्हें भी उसी वर्ष इसमें नियुक्त किया गया था। उन्हें अर्पिता के साथ सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भी वो बनाए गए हैं। तो ये एक लंबा घोटाला जो है ये सामने आ रहा है और इस घोटाले में ये तार ममता तक ना पहुंच पाए, इसलिए ममता ने पहले ही अपना दामन साफ कर लिया और कहा कि इनसे मेरा कोई लेना नहीं और इनको मंत्री पद से हटाते। तीसरी खबर जो है आपको ये हिंदुओं की जिस तरह से हत्याएं हो रही है उसको लेकर है। कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रवीण नेतारों की हत्या जिस तरह से हुआ है और उसमें जिस तरह से जिहादी तत्व शामिल हुए हैं वो साफ साफ बता रहा है कि इस देश में जिहादी तत्व नुपुर के बाद नुपुर के समर्थन में अथवा नुपुर के समर्थन में जिन्होंने पोस्ट किए जैसे कन्हैया लाल, उसके समर्थन में प्रवीण नेतारों की हत्या की गई। यानी एक कड़ी चैन जुड़ती जा रही है कि जो भी बोलेगा उसे मार दिया जाएगा। साथ ही इसमें ये भी पता चल रहा है कि जो प्रवीण नेतारों को जो मारा गया है उसमें जिन 2 लड़कों की पहचान हुई है, 2 लड़कों की तो नहीं कहूंगा, जिहादियों की कहिए, क्योंकि वो अपने जिहादी विचारधारा से प्रेरित होकर हत्या करने आए थे और इनके नाम है मोहम्मद सफीफ और जाकिर। इन दोनों को केरल से गिरफ्तार किया गया और जो जानकारी छन के आ रही है वो ये आ रही है कि मोहम्मद सफीक का पिता प्रवीण के पिता के शॉप पे, दुकान पे शायद काम करता था। यानी जिहादी उन्हीं की हत्या कर रहे हैं जिनको वो जानते हैं। इस पूरे मामले में मोहम्मद सफीक के पिता प्रवीण की दुकान में काम करते थे, प्रवीण के पिता या प्रवीण की दुकान में काम करते थे। प्रवीण के पिता तो हार्ट के मरीज हैं, दुकान उन्हीं की थी। तो ये आपकी रैकी कर रहे हैं, आप संभल जाइए, नहीं संभलिएगा तो आप मरिए, आपकी मर्जी, भाईचारा निभाइए, जो भी करना है आप करिए, लेकिन आपको बता दें कि आप खतरे में हैं। आप उनको भाई समझते हैं, वो आपको चारा समझते हैं, यही सच है। अगली खबर है पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही एक और वादा पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा का चुनाव वो काफी समय से एक साथ करवाना चाहते हैं। इस बारे में केंद्र सरकार ने देश भर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक अध्ययन कराने का फैसला लिया है। इस मुद्दे पर अध्ययन के लिए मामला विधि आयोग को सौंपा गया है ताकि व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तय की जा सके। लोकसभा के अगले चुनाव 2 वर्ष बाद यानी 2024 में होंगे, जिसके बाद 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा माहौल है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की आवश्यकता है। निगम ने उस समय सुझाव दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 83 यानी संसद के कार्यकाल, अनुच्छेद 172 अर्थात विधानसभा के कार्यकाल तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करने के बाद चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इससे देश के लगातार चुनाव मोड में रहने से निजात पाई जाएगी और खर्च भी कम होगा, बचत होगी। सरकार ने विधि आयोग को यह मुद्दा जरूर दिया है, लेकिन इस समय विधि आयोग में कोई अध्यक्ष नहीं है। ये बड़ी गंभीर बात है कि विधि आयोग बिना अध्यक्ष के है, फिर सरकार की गंभीरता भी थोड़ा संदिग्ध दिख जाती है। वैसे आयोग का कार्यकाल फरवरी 2023 में समाप्त होने वाला है।
विधि आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को बनाया जाता है। वहीं इससे पूर्व 2016 में संसदीय समिति भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। सरकार ने इस रिपोर्ट को भी आयोग को दिया है, जिसे एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। रिपोर्ट में संसदीय समिति ने भी एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता बताई थी, लेकिन कहा था कि सभी राजनीतिक दलों और क्षेत्रों के एक साथ चुनाव पर सहमति बनाने में एक दशक का समय लग सकता है। इस बारे में जो कहा जा रहा है वो ये है कि केंद्र ने 2014 से 2020 तक 5,794 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 6 वर्ष की अवधि में 50 विधानसभा चुनाव और 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। नियमानुसार लोकसभा चुनाव में पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है और जबकि विधानसभा चुनाव का खर्च संबंधित राज्य उठाता है। सरकार का कहना है कि यदि चुनाव एक साथ होंगे तो खर्च आधा आधा हो जाएगा और केंद्र तथा राज्य सरकारों को आधा आधा खर्च ही वहन करना होगा। जहां तक निर्वाचन आयोग का सवाल है तो वह पहले ही कह चुका है कि उसे एक साथ चुनाव कराने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके लिए उसे बस वोटिंग मशीन की संख्या बढ़ानी होगी, जिसे वह एक तय समय में आराम से बढ़ा सकता है। बता दें कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 1951 से लेकर 67 तक एक साथ ही हुए थे। इंदिरा गांधी ने अपनी महत्वाकांक्षा में इन चुनावों को अलग अलग करवा दिया था, जिसके कारण ये पूरा देश हमेशा चुनाव मोड में रहता है। तो ये अगर प्रधानमंत्री मोदी का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए, इसके लिए वित्त विभाग जो है आपको खासकर इस पूरे मामले में देखते हैं कि विधि आयोग आगे क्या रिपोर्ट देता है। आज की आखिरी खबर, और ये खबर थोड़ा दुखद है। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में हिमाचल प्रदेश के पायलट की मौत हो गई है, यानी उनका बलिदान हो गया है। मंडी जिले के संघोल का पायलट इस विमान को उड़ा रहे थे। पायलट की पहचान मोहित पुत्र राम प्रकाश निवासी संघोल मंडी के रूप में हुई है। पिता सेना में कर्नल के पद से सेवानिवृत्त हैं और इन दिनों चंडीगढ़ में रह रहे हैं। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मोहित 15 दिन पहले ही अपने गांव आया था और विमान में 2 पायलट सवार थे और इस दुखद हादसे में दोनों पायलटों का बलिदान हो गया है। मिग विमान के नीचे गिरते ही इसमें आग लग गई और धू-धू कर ये जलने लगा। मिग विमान हमारे जवानों के लिए एक कब्र या कहिए कि एक कॉफिन जैसा बनता जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए और वो वायुसेना से बात करके कि मिग विमानों को अब रिटायर कर दे, क्योंकि मिग विमान हमारे बहुत सारे जवानों की बलि ले चुका है और इसलिए मिग विमान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है। आज की बुलेटिन में इतना ही। आप सबका धन्यवाद कि आप इस बुलेटिन को अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे कल रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।